हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्मल रेडिएशन के बारे में। थर्मल रेडिएशन के अंदर क्या है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो स्टीफन लॉ, एक पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इनमें से क्या है कि एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। बच्चों, स्टीफन लॉ क्या चीज़ है? स्टीफन लॉ बताता है कि कोई भी जो ब्लैक बॉडी होती है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाई ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमारा क्या है कि स्टीफन लॉ है, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाई ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको एक कांस्टेंट के साथ लिखते हैं कि सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इस सिग्मा को बोला जाता है स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ये इसकी यूनिट है। बच्चों, यदि क्या है कि स्टीफन लॉ को क्या है कि जनरल बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमने लगा दिया एमिसिविटी सिग्मा T4। एमिसिविटी की वैल्यू सरफेस पर डिपेंड करेगी। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए इक्वल टू 1 रहेगा, आइडियल व्हाइट बॉडी के लिए इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम क्या है कि यहाँ पर ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल अगर ऐसा आता है कि किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर मान लो आपने डबल कर दिया, तो एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी? तो अगर टेम्परेचर डबल कर देंगे तो एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स हो जाएगी, प्रोवाइडेड सरफेस एरिया कॉन्स्टेंट है। अब क्या है कि इसी से हम क्या है कि स्टीफन लॉ से क्या है कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ आगे बनाया गया। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या बोलता है? ये तो बात थी स्टीफन लॉ की। ये अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर है मान लो T और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts, तो ये बॉडी क्या करेगी? रेडिएशन एमिट करेगी, सराउंडिंग से क्या है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी। तो हमारे पास क्या है कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, ये आएगा हमारे पास नेट E सिग्मा T4 माइनस TS4। ये हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ये हमारे पास है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। अब बच्चों, इस स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एंड रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, जिसको रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, उसे हम समझेंगे। देखिए बच्चों, अब हम समझने जा रहे हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है और रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में आता रहता है। देखो, हमारे पास स्टेटमेंट है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हमने लिखा dQ/dt, जिसको हमने लिखा EA सिग्मा T4 माइनस TS4। TS यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर है। तो बच्चों, dQ/dt को हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी में, प्रोपोर्शनल A। अगर बात कर रहे हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए, स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल R²। अब बात कर रहे हैं dQ/dt को हम लिख सकते हैं ms, यहाँ पे हीट कैपेसिटी, माइनस dT/dt। dT/dt हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग, इसको हम लिख सकते हैं माइनस dT/dt। तो जो हमें मिलेगा 1/ms dQ/dt। dQ/dt की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/ms। dQ/dt को लिख दिया हमने EA सिग्मा T4 माइनस TS4। यदि बात करेंगे इस स्फेरिकल बॉडी के लिए रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर के लिए, तो देखो यहाँ पे माइनस dT/dt किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? ये प्रोपोर्शनल आ रही है A/m के लिए। स्फेरिकल बॉडी के केस में A तो क्या है? 4πr²। m क्या है? मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जिसको आप क्या लिखेंगे? 4/3πr³ इंटू रो। तो माइनस dT/dt जिसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ये प्रोपोर्शनल आएगा A/m, मीन्स प्रोपोर्शनल आएगा 1/r। अब कौन से क्वेश्चन में आपको क्या है कि क्या आंसर करना है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है।
तो एग्जाम में इस कंफ्यूजन का क्या है कि रेमेडी क्या है बच्चों, इसकी रेमेडी यदि आपको क्या पूछा जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए है कि आप यूज करेंगे dq/dt प्रोपोर्शनल r²। यदि आपको पूछा जाता है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग, तो आप यूज करेंगे प्रोपोर्शनल 1/r। लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि यूनिट नहीं दे रखी है, तो इन द एब्सेंस ऑफ यूनिट, और ये भी नहीं दे रखा है कि मास कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो इन द एब्सेंस ऑफ यूनिट आप क्या यूज करेंगे, आप चाहे क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछे, चाहे क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ कूलिंग मींस रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर पूछे, आपको क्या है कि आंसर रेट ऑफ कूलिंग का ही करना है, मींस रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर का ही करना है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हीट लॉस का सेंस क्या है कि हमेशा टेम्परेचर फॉल से ले जाता है, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। मींस आपको क्या है कि अगर यूनिट नहीं दे रखी है, यहां तो यूनिट क्या है dq/dt की कैलोरी अपॉन सेकंड, dt/dt की यूनिट क्या है डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिट आप किसका आंसर करेंगे, -dt/dt का आंसर करेंगे प्रोपोर्शनल 1/r से, क्योंकि अगर आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दिया तो पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोवाइडेड मास कांस्टेंट नहीं है तभी हमारा ये रिलेशन है a/m, अगर मास कांस्टेंट है तब तो रिलेशन -dt/dt प्रोपोर्शनल a ही आ रहा है। फिर से ध्यान रखना, ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि क्या चीज किस तरीके से पूछी जाती है आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। अगर एक भी क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया तो आप क्या है कि कई रैंक क्या है कि पीछे आ जाएंगे। नीट जैसे एग्जाम में तो आप क्या है कि एक क्वेश्चन अगर फिजिक्स में गलत हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि 1000 रैंक नीचे उतर जाते हैं। तो हर क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात बता रहे हैं आपको क्या है कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे डिराइव किया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कब एप्लीकेबल है, जब क्या है कि बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो फिर हम क्या है कि यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो देखो डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, किससे, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। ये हमारे पास dt/dt था जो कितना आया था 1/ms EA सिग्मा T4 - TS4, और हम आपको बता रहे हैं T कितना है, T है TS प्लस डेल्टा T, और ये डेल्टा T यहां कितना है, इट इज नॉट मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहां पे दे रखा है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -dt/dt, इसको हम लिख सकते हैं EA सिग्मा अपॉन MS। अगर वाटर इक्विवेलेंट भी होगा तो MS प्लस W कर देना। T को हमने लिख दिया TS प्लस डेल्टा T पावर 4 - TS4, जिसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा EA सिग्मा अपॉन MS। यहां से क्या है कि TS4 बाहर निकाल लिया, इसको लिख दिया 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS पावर 4 - TS4। इसे आगे अगर सोल्व करेंगे तो बच्चों TS4 हम बाहर निकाल देंगे, तो देखो आपको क्या मिला, EA सिग्मा अपॉन MS, TS4 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस डेल्टा T अपॉन TS होल पावर 4 -1। इसे बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EA सिग्मा अपॉन MS TS4, ये मिलेगा 1 प्लस 4 डेल्टा T अपॉन TS -1। 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास क्या है कि आंसर आएगा 4EA सिग्मा अपॉन MS TS3 डेल्टा T। इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस -dt/dt इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ कूलिंग। इसको बोला जाता है रेट ऑफ कूलिंग, जिसको कई बुक्स में R से भी लिखा होता है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस ऑफ टेम्परेचर, मींस ए हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स फास्टर देन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। ए हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स फास्टर देन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये इसका मीनिंग है। ये इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका नाम क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में ग्राफ भी पूछे जाते हैं, और इसके ऊपर क्या है कि न्यूमेरिकल भी क्या है कि एक्सपेक्टेड रहता है, जो आपको क्या है कि डिस्कस करके बताते हैं। देखिए
पहला ग्राफ तो आपका क्या है कि डायरेक्ट ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन डी टी, जिसको बोला था रेट ऑफ कूलिंग, ये आपके पास प्रोपोर्शनल था एक्सिस ऑफ टेम्परेचर के, प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसे आप लिख पाएंगे और ग्राफ बना पाएंगे इस तरीके से। देखो माइनस डी टी अपॉन डी टी, ये इसको लिख दिया मैंने एक कांस्टेंट के साथ के डेल्टा टी। तो यहां पे रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सिस ऑफ टेम्परेचर के। तो यदि ग्राफ बनाओ किसका, रेट ऑफ कूलिंग का, ग्राफ बनाओ किस साथ, एक्सिस ऑफ टेम्परेचर के साथ, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा इसका इस तरीके के। दूसरा ग्राफ देखो, ग्राफ आपको कई पूछे जा सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप ऐसे लिख दें, डी टी अपॉन ये क्या था, ये था के टी माइनस टी एस, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डी टी अपॉन टी माइनस टी एस इक्वल लिख दिया माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ये मिलेगा एल एन टी माइनस टी एस इक्वल टू मिला माइनस के टी प्लस सी। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे किसका, लॉग में ग्राफ बनाएंगे एल एन टी माइनस टी एस का टाइम के साथ, तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा। अगर यहां पे आप देखें आपके पास एल एन टी माइनस टी एस है, तो यहां से आप अगर इक्वेशन लिखेंगे वो टी माइनस टी एस इक्वल टू क्या आएगा, ई पावर माइनस के टी प्लस सी। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, टी एस प्लस ई पावर माइनस के टी प्लस सी। मीन्स बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल कभी नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, अगर आप ग्राफ बनाएंगे किसके साथ, ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर का टाइम के साथ, तो टेम्परेचर का अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरीके की शेप लेगा। ये ग्राफ कभी भी क्या है कि सराउंडिंग टेम्परेचर को टच नहीं करेगा, ये ग्राफ इस तरीके की शेप लेगा। ये फाइनल टेम्परेचर है, और T इक्वल टू जब इन्फिनिटी होगा तब जाके T बनेगा TS। ये हमारा T इनिशियल टेम्परेचर होगा। तो ये तो आपने देखे ग्राफ। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए खास तौर से क्या है कि नीट जैसे एग्जाम के अंदर यह क्या है कि जेईई मेंस में जब क्या है कि क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तो आप क्या है कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक एवरेज मेथड काम में लेते हैं। उस एवरेज मेथड से क्या है कि हम न्यूमेरिकल केस सोल्व करते हैं। पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं, फिर आपको क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो एवरेज मेथड है वो इस तरीके की है। ये है हमारी एवरेज मेथड, ये है हमारा टेम्परेचर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन डेल्टा टी इक्वल लिख दिया के जो कांस्टेंट है, ये टाइम इंटरवल है, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइड बाय 2 माइनस टी एस। ये हमारी एवरेज मेथड है जिससे न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं। और आपको ये तो बता दिया था स्टेटमेंट क्या है, ए हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स फास्टर देन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे अगर एक कोई चाहिए उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड वापस गिरने में कितना टाइम लगेगा, कोई अगर आपको पूछता है तो 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। ये बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते रहते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि आपका पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड आया और सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें लग रहे हैं 4 मिनट। तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना टाइम लगेगा यदि हमको निकालने को बोला, तो हम एवरेज मेथड लगा देंगे। देखो 50 माइनस 46 अपॉन 4 इक्वल टू आया के 50 प्लस 46 अपॉन 2 माइनस 30, जिसे सोल्व करेंगे ये कितना गया 4 अपॉन 4 कितना गया 1 इक्वल टू के, ये आ जाएगा 48 माइनस 30 जो कितना हो गया के इंटू 18। तो हमारा के की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 18। अब आपको बोल रहा है 46 से 42 आना है, 46 माइनस 42 टाइम पूछा है इक्वल टू के, ये 46 प्लस 42 अपॉन 2 माइनस 30, जिसे आप सोल्व करेंगे ये 46 माइनस 42 तो हो गया 4 अपॉन टी। के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 18, इसको सोल्व करेंगे तो यह गया 44 माइनस 30
तो 44 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो गया 14 अपॉन 18। तो हमें क्या पूछा है टाइम कितना लगेगा, अब टाइम लगेगा 4 इंटू 18 अपॉन 14। जिसे सोल्व करेंगे 2 से काटो तो 2 बार, 2 से काटा 7 बार, ये आ गया 36 अपॉन 7 मिनट इतना लगेगा। जो आप देख सकते हैं ये 5 मिनट से ज़्यादा है। मीन्स पहले कितना लग रहा है 4 मिनट, ये टाइम कितना आ रहा है 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है। तो बच्चों ये बात थी हमारी क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए। तो बच्चों क्या है कि हम आपके लिए क्या है कि रेडिएशन चैप्टर की क्या है कि बाकी एडिशनल क्वेश्चन फिर से लाएंगे। थैंक यू बच्चों।